जिस तरीके से आपने देखा होगा कि टोरेंट के जुल्म के खिलाफ भिवंडी की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि ग्रामीण और शहर के लोग एकजुट होकर आवाज उठाए। महाराष्ट्र को पहले बचाना, ये लड़ाई महाराष्ट्र बचाने की है। महाराष्ट्र बचेगा तो भिवंडी बचेगी। तो हमें महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी ने जो कदम उठाया है, महाराष्ट्र के हित के लिए उठाया है और हम सबको एक होकर महाराष्ट्र को बचाना है। जिसने भी महाराष्ट्र का नमक खाया है, अगर वो इस बदलाव में हिस्सा नहीं लिया तो मैं ये समझूंगा कि उसने महाराष्ट्र के नमक का हक अदा नहीं किया। हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है, बिल्कुल, और न हिंदू मुसलमान की कभी लड़ाई रही है, लेकिन हम हिंदू और मुसलमान इंशाअल्लाह कभी लड़ने वाले नहीं है। और मैं यही बार बार अपील करना चाहूंगा लोगों से, सभी लोग, पूरे देश के लोग, शहर के लोग, देहात के लोग, हर जगह के लोग, सभी लोग मतलब एकता के साथ निकले और वोटिंग करें। वोटिंग में जरा भी काहली न करें। 10 साल से लूम जो है एकदम से मतलब सत्यानाश हुआ है, लोग परेशान हाल हैं। इंशाअल्लाह इसकी जो है कोई ना कोई जो है इसके विकास का काम होगा। सब लोग मिलजुल करके जो है बालिया मामा जो कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको आगे बढ़ाएं और उनको वोट दें और जीत के आए। नाजरीन, आज हम तुफैल फारूकी साहब के दफ्तर आए हुए हैं। तुफैल फारूकी साहब एक सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रवादी पार्टी में हैं और कई एक पोस्ट पर वो रह चुके हैं और सियासत का बड़ा अच्छा तजुर्बा है। साथ ही हमारे साथ परवेज खां पीके साहब हैं, सीनियर कांग्रेसी लीडर हैं और एक समाज सेवक हैं। आरिफ अलवी साहब हैं, ये भी राष्ट्रवादी के तर्जुमान हैं। और उसके बाद मोहम्मद शाहिद आप प्रतापगढ़ी साहब हमारे साथ हैं जो कैमरे में हमारे साथ दे रहे हैं। अनवार गौर साहब हैं और शहजाद शेख साहब हैं। तो आज की इस महफिल की शुरुआत, ये महफिल इस तरह से है कि हमने इलेक्शन के सिलसिले में इन लोगों को मदऊ किया इनके दफ्तर में, तुफैल भाई के, और इलेक्शन का क्या सिनेरियो, क्या मंजरनामा बनने वाला है, इलेक्शन किस तरह से भिवंडी का खास तौर पे इलेक्शन और मुल्की तौर पे इलेक्शन के क्या नताइज आने वाले हैं फ्यूचर में, इस सिलसिले में बात करने के लिए। तो परवेज भाई, बात ये चल रही है कि ये जो हुकूमत है, आज की हुकूमत है, इसके ताल्लुक से ये बातें हो रही हैं कि अगर ये 400 पार कर जाते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कानून में अमेंडमेंट करेंगे और बहुत सारी दुश्वारियां आने वाली हैं। तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि ये सब होगा? अगर ऐसा हुआ तो ये तो सच्चाई है। अगर हमको वो 400 पार का जो नारा लगा रहे, इसको तो हम तो मानते भी नहीं। 400 पार, जी जी, हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन ही आएगी और इन्हीं की सरकार बनेगी जी। और सबसे पहले तो मैं लोगों को, वोटरों को, हर वोटर को, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सिख ईसाई, सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग को अगर अपने पसंद का हुक्मरान चाहिए तो आपको वोट डालना बहुत जरूरी है। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाओ और वोट डालो जी, ताकि अपनी मनपसंद का जिसको चाहे आप उसको ला सकते हैं। न कि घर पे बैठकर अब बोलेंगे कि मतलब ये जीत के आए तो बेहतर, वो जीत के आए तो बेहतर, ऐसा कुछ नहीं। घर से निकलो। मैं हर आदमी को यही बोलना चाहूंगा कि कम से कम अपना और अपने परिवार का और अपने जहाँ रहता है उस बिल्डिंग का या उस गली का, वो सब चीजों नजर रखना चाहिए। हर आदमी बस उतने ही, खाली बस अपनी गली का, अपनी बिल्डिंग का, ये हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाए। इंशाल्लाह वोटिंग भी होगी और लोग वोट करने निकलना चाहिए, ये लोगों से मैं अपील करता हूँ ताकि अपनी मनपसंद का हुक्मरान ले। जी तुफैल भाई, आपकी सिलसिले में क्या राय है? देखिए, मेरी राय यही है अब भाई कि जिस तरीके से देश दुनिया के हालात आज पूरे देश के अंदर, आपने देखा होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जब कांग्रेस सत्ता में थी, मनमोहन जी की सरकार थी, तो महंगाई की मार और ये सब तमाम तरीके का बीजेपी ने फंडा अख्तियार किया और लोगों को सुनहरे सपने दिखाए गए। और उसके बाद लोगों ने विश्वास किया बीजेपी की बातों पे कि हो सकता है कोई करिश्माई दौर आ जाए और अच्छा लोगों का कारोबार चले, लोगों को रोजगार मिले, विकास मिले। जिस तरीके से उनके नारे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और ये देंगे और 15 लाख रुपया, तमाम तरीके से गुमराही का बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया गया, लेकिन उसकी हवा निकल गई पिछले 10 सालों में। आज देश के अंदर और शहर के अंदर हर आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
तो इसके वजह से ऐसा नहीं कि लोग कुछ हिंदू मुस्लिम करते, देखिए हर आदमी को तकलीफ है और आज के दौर में हर आदमी महंगाई से और तमाम तरीके की बेरोजगारी से, कारोबार से, जिस तरीके से आज देश के हालात बने हुए हैं, तो हर आदमी कहीं ना कहीं गुस्से में है जी सरकार के खिलाफ। क्योंकि जब किसी को ज्यादा सपना दिखाया जाता है और बहुत ऊंचाई पर उसको सपने दिखाए जाते हैं और जब वो ऊंचाई से गिरता है तो गिरने के बाद उसकी हालत क्या रहती है, इसी तरीके से आज हर समाज का आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, जो भी समाज है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी जात धर्म के लोग हैं, हर आदमी अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है जी। इसलिए लोगों के अंदर परिवर्तन की मनसा है और ऐसा होना तो बेहतर है मेरे ख्याल से। जी जी जी। पलवी साहब, आप तो माशाअल्लाह राष्ट्रवादी के तर्जुमान हैं, तो अब तर्जुमानी का वक्त आ गया आपके। बताइए कि ये जो हमने अभी सवाल किया था, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? देखिए अबू बकर भाई, ये जो 2024 का चुनाव है जी, ये बड़ा अहम चुनाव है, खासकर जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए जी। जो हालात मुल्क के चल रहे हैं इस वक्त, बराबर, पहला फेस होने के बाद जिस तरीके की हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे, फिर वहीं आ गए हिंदू मुस्लिम पर। बराबर, जो ज़हनियत दिखाई दे रही है इस मुल्क के अंदर, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, विकास की कोई बात हो नहीं रही है, लोगों की नौकरी की कोई बात नहीं हो रही है, लोग परेशान हाल हैं उसकी बात हो ही नहीं रही है जी। लोगों का किचन नहीं चल रहा उसकी बात नहीं हो रही है, हर चीज महंगी हो गई, उसका कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, कोई तस्करा ही नहीं, कोई तस्करा ही नहीं। कोई चांद सूरत की बात करने लगा है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात करने लगा है, कोई कुछ करने लगा, अनाप शराब बकना शुरू कर दिया है लोगों ने जी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे भारत के लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग, तमाम लोग, चाहे खाओ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो लोग भी हों, अक़लियत के लोग, अक्सरियत के लोग, अगर उनको वाकई ये लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन जो बना है जी, इन्होंने कहा आजमा लिया 10 साल तक इनको, इन्होंने 10 साल में पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया जी। जो कर्ज था कहीं 150 की निस्बत में लोगों के ऊपर, वो हजार और लाखों की निस्बत में आ गया सबके ऊपर। सही बात, और पूरा मुल्क कर्जदार होता जा रहा है। तो इसलिए अब ये जरूरी है कि एक बदलाव आना चाहिए जी। अगर 2024 में बदलाव नहीं आया, जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं 400 पार की, न जाने कैसे बात कर रहे हैं, कोई कुछ गलत काम होते हैं, 400 का वो आकर के कश्मीर में बम ब्लास्ट हो जाता है, पता नहीं लगता, और इनको पहले ही से पता है कि हम 400 पार कर लेंगे। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी ज्यादा इनके पास इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, इतने एतमाद के साथ तय कैसे रहे हैं। तो बहरहाल हमारे राहुल गांधी जी हैं, पवार साहब हैं, जिन्हें मैं अक्सर कहता हूं कि ये प्रोफेसर हैं राजनीति के, इन्होंने गठबंधन की सरकार चला करके 2.5 साल दिखाया है यहाँ पर, जिसमें शिवसेना को, उद्धव ग्रुप को शामिल करके, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मुझको तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो ये 20 का चुनाव यहाँ पर है और पूरे देश के अंदर महागठबंधन इंडिया जो बना है, ये यकीनन जो है, जो बौखलाहट है, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, उससे जाहिर है कि ये ताकत से आ रहा है वापस जी। और लोग कोशिश करें बस अपने घरों से निकलें, नौजवान जो अपने घरों से निकलना शुरू करें, और एक एक वोट की है हमारे यहाँ इस वक्त कीमत हो चुकी है। अगली जमहूरियत के लिए 2024 का चुनाव में बार बार यही कहता हूँ, ये बड़ा अहम चुनाव है। अगर इस चुनाव में हमसे कहीं भूल हो गई तो फिर हम लोकतंत्र को भूल जाए, फिर चुनाव को भूल जाए, तो डिक्टेटरशिप जो दिखाई दे रही है वो फिर मुसल्लत हो जाएगी। आरिफ अलवी साहब, आपके ताल्लुक से लोगों में ये बात है कि आप अशार बहुत अच्छा कहते हैं। इस मौजू पर कोई शेर जो आपके, मैं इस मौजू पर एक ही शेर कहूँगा जी, कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो जमाने को साथ लेके चलो, तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। और दूसरा एक कहूँगा कि जो उद्धव ठाकरे जी के ताल्लुक से कहीं कहीं मेरे जहन में एक बात आती है कि है आया यूर से तातार के अफसाने से,
वो आप समझ रहे होंगे वो बकर भाई किस चीज पे मैं कह रहा हूँ कि है आया यूर से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बहुत आरिफ साहब 2 अशार में आपने पूरा मंजरनामा बताया। जी अनवर गौहर साहब, आपने ये हमारे तमाम लीडरान की बातें सुनी जी, सवाल भी सुना है आपने जी। आप एक शायर भी हैं और माशाअल्लाह एक हंसमुख इंसान है, हमेशा हंसते रहते हैं। तो आप बताइए कि ये जो आज का मंजरनामा है इलेक्शन का, जिसमें इलेक्शन होने जा रहा है 20 मई को हमारे भिवंडी में, तो आप बताइए कि क्या सूरत हाल है और क्या समझते हैं आप? असल में मेरे हिसाब से जो है हमारे बड़े तो तमाम सारी बातें कर चुके हैं जी, और मेरा अपना ये ख्याल है कि हमको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है जी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से निकालना है वोट करने के लिए जी, और एकजुट हो करके वोट करना है बराबर। उसके लिए कुछ भी मेहनत करना पड़े, इंशाल्लाह हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जी। और हमारे जो रहबर हैं, रहनुमा हैं, जिसको बोलेंगे उसी को इंशाल्लाह जो है ना पूरा के पूरा घर के, मोहल्ले के, गली के जितना निकाल सकेंगे जी जी। जहां हमारे बड़े बोलेंगे उसी तरफ। आपका कहना यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो घर बैठकर वोट देने नहीं जाते हैं उनको भी निकालना है, उनको किस तरह से निकालना है, इसकी प्लानिंग, इसका लाएमल बनाना चाहिए। हाँ, प्लानिंग का उनको जो है हर मसले से आगाह करना है जी, हर मसले से आगाह करना है, उनको अच्छा बुरा बताना है जी जी, और किसी भी तरीके से उनको जो है ना तैयार करके और ना घर से निकाल करके और वोटिंग के लिए लेकर जाना। फारूकी साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप राष्ट्रवादी के शरद पवार गठ के एक सीनियर रहनुमा हैं, तो ये इस इलेक्शन में एनडीए ने यहाँ की सीट जो है वो शरद पवार गठ के मतलब उम्मीदवार के लिए मुख्तस कर दी है, जारी कर दी है, और आप उसी पार्टी से हैं। तो इस सिलसिले में आपकी पार्टी में क्या चल रहा है, किस तरह से उनके लिए काम करना है? देखिए अबू भाई, महाराष्ट्र के हालात से तो आप बाखूबी वाकिफ हैं जी। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को बहुमत होने के बावजूद भी गिराया गया जी, और सीएम और लोकतंत्र के साथ मजाक बनाया गया जी, उसमें महाराष्ट्र की सरकार के तमाम अलायंस को एक करने में आदरणीय पवार साहब का बहुत बड़ा योगदान है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी सलाहियत और काबिलियत थी जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ महाआघाड़ी और कांग्रेस को शिवसेना के साथ जोड़ना, उन्होंने इस तरीके से काम किया कि जो नामुमकिन लोग समझते थे उसको किया। लेकिन मैं भिवंडी शहर के अंदर रहता हूं, लेकिन मैं शरद पवार साहब को इसके लिए मैं मानता हूं कि उन्होंने जो है जो भी फैसला लिया महाराष्ट्र के लोगों के हित के लिए लिया। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब इनकी सरकार थी बहुमत में, बीजेपी के लोगों ने भिवंडी से रोजगार को हटाकर गुजरात ले जाने का काम किया जी। और इनकी तमाम पॉलिसियां ऐसी थी जो महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली थी जी जी। उस वक्त में अगर कोई लीडर हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले खड़ा हुआ और बगावत का बिगुल बजाया, वो आदरणीय शरद पवार साहब हैं। इसलिए हम उनका आदर और सम्मान करते हैं, और उन्होंने बाल्या मामा को भिवंडी की टिकट दिया है महाविकास आघाड़ी के सहमति से। सब लोगों की एक जैसी राय है, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, समाजवादी और भी जो पार्टियां होंगी बहुत सारी, सबकी सहमति से दिया गया है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये भिवंडी के हित में बेहतर होगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र के हित के लिए सोचता है तो वो भिवंडी के लिए भी जरूर सोचेगा। यहाँ का रोजगार, यहाँ का जो बुनियादी मामला पावरलूम का है, आप जान रहे हो कि पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गया है। टोरेंट का जुल्म हर आदमी देख रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि टोरेंट के जुल्म के खिलाफ भिवंडी की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि ग्रामीण और शहर के लोग एकजुट होकर आवाज उठाए। ठीक है, कामयाबी कहां तक मिली नहीं मिली, क्योंकि हुकूमत जिस तरीके से सख्त है तो कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन लोगों का एकजुट होना, मुस्तैक होना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझको लगता है कि ये आने जो चुनाव है ये 2024 का, ये उसी तरीके से इंशाल्लाह बहुमत के साथ में महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को ग्रामीण और शहर के लोग लाएंगे, क्योंकि सबके अंदर एक गुस्सा है सरकार की नाअहली और
लोगों के बात ना सुनना और जालिमाना रवैया से लोग दुखी हैं। तो बदलाव की लहर बह रही है। बस हमें आने वाले 20 मई का इंतजार है। और मैं तमाम भिवंडी के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि इसके अंदर मुस्तैक होकर भिवंडी और महाराष्ट्र को बचाना है। महाराष्ट्र को पहले बचाना, ये लड़ाई महाराष्ट्र बचाने की है। महाराष्ट्र बचेगा तो भिवंडी बचेगी। तो हमें महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी ने जो कदम उठाया है, महाराष्ट्र के हित के लिए उठाया है और हम सबको एक होकर महाराष्ट्र को बचाना है। जिसने भी महाराष्ट्र का नमक खाया है, अगर वो इस बदलाव में हिस्सा नहीं लिया तो मैं ये समझूंगा कि उसने महाराष्ट्र के नमक का हक अदा नहीं किया। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत। तो मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि सब लोग मुस्तैक होकर, हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है बिल्कुल, और न हिंदू मुसलमान की कभी लड़ाई रही है। हमेशा हुकुमशाही के खिलाफ लड़ाई रही है। जब से देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से आज तक सब धर्म और सब जात के लोगों ने हिंदुस्तान को बनाया है। और हिंदुस्तान को जो लोग बनाए हैं वो लोग कभी बिगड़ते हुए नहीं देख सकते। कुछ चंद लोग हैं, वो हर धर्म हर समाज में रहते हैं। कुछ खुराफाती लोग हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं और वो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई मामला पैदा करते रहते हैं। लेकिन हम हिंदू और मुसलमान इंशाअल्लाह कभी लड़ने वाले नहीं हैं। हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा महाराष्ट्र तरक्की करेगा। हम इस सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे और सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। खान साहब, अब इंडिया आघाड़ी का एक बड़ा घटक जो है वो कांग्रेस है ना, और कांग्रेसी भिवंडी के लोगों ने बहुत जोर लगाया था कि ये टिकट कांग्रेस को मिले, लेकिन मुत्तफिका तौर पर ये टिकट राष्ट्रवादी पवार गट को गया है। तो अब क्या कांग्रेसी बालिया मामा के लिए यानी राष्ट्रवादी के उम्मीदवार के लिए भरपूर मेहनत करेंगे? बिल्कुल, ये जो है चीज है पूरे देश का मामला है जी। और ये गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन जी, जिसमें हर पार्टी के लोग, कांग्रेस है, सभी है, सब पार्टी लोग के जुड़े हुए लोग जी। और सबकी सहमति के साथ पूरे देश का जो है कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं जी। जिसको जितनी जरूरत है उतना दिया गया। कांग्रेस ने अपना दिल बड़ा करके दिया सभी, पूरे देश में जो है टिकट का मामला जो है सब जगह क्लियर हुआ और टिकट को बांटा भी जा रहा है। अभी जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट के जैसे नाना भाऊ जी और अपना शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी, मतलब और भी जो भी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, वो सभी लोग की सहमति से जो है यहाँ पे भिवंडी के अंदर जो है अपना पवार ग्रुप के बालिया मामा जी को दिया गया जी। तो उसमें हम सबको सहमति जारी करना चाहिए, सहमति के साथ मेहनत करना चाहिए। उनके लिए जो है जब हमारे पार्टी के आला कमान इसका फैसला कर चुके हैं तो हमको उनके लिए मेहनत करना चाहिए। इसमें कोई कोताही न करें, न कोई मसले मसाइल डालें, क्योंकि हमको एक मर्तबा ये चीज देखना, अपना लोकतंत्र बचाना है। तो कुछ भी मतलब जिस तरीके से अपने जिम्मेदार लोग, बड़े लोग, आला कमान के लोग हैं, तो उनकी बातों को हमको सुनकर, उनकी बातों पे अमल करके हम उनको जिता के लाना है। और मैं यही बार बार अपील करना चाहूंगा लोगों से, सभी लोग, पूरे देश के लोग, शहर के लोग, देहात के लोग, हर जगह के लोग, सभी लोग मतलब एकता के साथ निकले और वोटिंग करें। वोटिंग में जरा भी काहली न करें, क्योंकि हमको आगे अगर देश को तरक्की देखना, देश की तरक्की के लिए हमको अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको वोट डालने के लिए सभी लोग को निकलना चाहिए, न कि कोई भी, अगर जैसे बहुत सारे लोगों की नाराजगी रहती है, अगर नाराजगी भी है तो वो भी मतलब खत्म करना चाहिए लोगों को। आपसे ज्यादा से ज्यादा बराबर, और जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट जिताना चाहिए जी। आरिफ अलवी साहब, आप भी राष्ट्रवादी के तर्जुमान हैं और तुफैल भाई भी राष्ट्रवादी में, बहुत अच्छी तुफैल भाई ने बातें की। आपका इंडिया जो इस सिलसिले में क्या है कि भाई राष्ट्रवादी के उम्मीदवार के लिए आपकी पार्टी मुकामी तौर पर आपके यहाँ के अध्यक्ष हैं शोएब भुट्टो साहब, और पूरी आपकी बॉडी मेहनत कर रही है, वो हम देख भी रहे हैं।
आप इस सिलसिले में और क्या बेहतर राय पार्टी को और आवाम को देना चाहेंगे? देखिए वो अगर भाई, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कह रहा हूँ, जो इंडिया अलायंस है जी, महाविकास आघाड़ी, जिसके कैंडिडेट बालिया मामा है जी, राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप के वो जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट जो हैं इंडिया अलायंस के जी। और महाराष्ट्र की सरजमीन पर महाराष्ट्र के ताल्लुक से जी, यहाँ के विकास, यहाँ के मसाइल के ताल्लुक से मुझको अच्छी तरीके से याद आ रहा है आज के 15-20 साल पहले का एक वाकया जी। रशीद भाई भी साथ में थे, हम लोग 30-40 आदमी एक्सरसाइज लगी थी जी जी हमारे भिवंडी शहर के ऊपर। यकीन मानिए कि उस वक्त 1 महीना का अरसा गुजर गया था, लूम बंद हो गए थे जी। लोग रोड पे आ गए थे जी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का दौर था, जसवंत सिंह जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे जी। उस वक्त मैं 15 साल पहले शायद मैं समाजवादी का प्रवक्ता हुआ करता था। उसके फौरन बाद जब दिल्ली से वापस आया तो प्रभावित हुआ शरद पवार जी से, और मैंने पार्टी में वहाँ रिजाइन करके राष्ट्रवादी ज्वाइन कर ली, जो सच्ची बात है जी। तो उस वक्त जब हम लोग दिल्ली गए थे तो हम पूरा दिल्ली टहल रहे थे, और वहाँ की धूल जो है ना एक तरीके से उड़ रही थी और घूम रहे थे। यकीन मानिए कोई पूछने वाला नहीं था दिल्ली के अंदर इसी मैटर को लेके। हमारे राहुल जी हैं जो नौजवान हैं, निडर और बेबाक सुपह सालार हैं जी जी। उसके साथ साथ उद्धव जी हैं, और सबके प्रोफेसर जो है शरद पवार जी हैं। बेशक इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो हालात भिवंडी के हैं, तो मुझको तो ऐसा एहसास होता है कि जब सरकार सेंटर में बनेगी तो जो बहुत सारे मसाइल यहाँ पर खड़े हो गए, जिस तरीके से 10 साल से लूम जो है एकदम से मतलब सत्यानाश हुआ है, लोग परेशान हाल हैं, इंशाअल्लाह इसकी जो है कोई ना कोई जो है इसके विकास का काम होगा और लोग जो है खुश होंगे, फिर आमदनी लोगों की कोई रास्ता निकलेगा। हाँ, तो इसलिए जरूरी है कि हम जितने लोग हैं, जितने नौजवान हैं, जितने बेकार लोग हैं इस शहर में, खा वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, आदिवासी हो, जो भी लोग हैं, जो हर तबके के लोग परेशान हैं, सब लोग मिलजुल करके जो है बालिया मामा जो कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको आगे बढ़ाएं और उनको वोट दें और जीत के आए। आपका कहना यह है कि इंडिया गठबंधन को देखें, उम्मीदवार को ना देखें। हाँ, इंडिया गठबंधन को देखें और उम्मीदवार को तो जो है वह अपने वो तो इंडिया गठबंधन के है। जिस तरीके से शरद पवार जी जब हम धूल चाल रहे थे 15-20 साल पहले, तो मसले को हल करने के लिए खड़े हुए महाराष्ट्र के, और भिवंडी तो महाराष्ट्र में है, तो इंशाल्लाह जब ये मसले अगर हमारी ताकत वहां पहुंचेगी, हम ताकतवर होंगे, तो शरद पवार जी जरूरी सी बात है जो इंडिया गठबंधन के लोग फिर उस मसले को भिवंडी को वैसे ही लेंगे सीरियस। नहीं तो कभी कोई लेने वाला तो 10 साल से है नहीं, ना कोई बातचीत हुई आज तक लूम के बारे में। अभी बीच में आ ही रहा था, आप लोग देखें कि वो कौन सा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मसला चला, कि एक तरीका अपनाया गया। 290 करोड़ रुपए टोरेंट जो कि यहाँ मुसल्लत है, इनका माफ करके 100 करोड़ ले लिया गया। तो इस तरीके से तो वसूली हो रही है, तो क्या लोगों का क्या काम होगा? तो जरूरी सी बात है, लोग बर्बाद होंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, यही पैगाम देना चाहता हूँ। शुक्रिया आरिफ फरवी साहब, आपने बड़ी पते की बात कही। नाजरीन, आज के इस पैनल डिस्कशन में शहजाद हसन साहब जो हैं वो मौजूद थे, अनवर गौहर साहब ने अपनी बातें रखी, मोहम्मद शाहिद प्रतापगढ़ी हमारे साथ थे, लेकिन वो कैमरामैन की हैसियत से वो कुछ नहीं कह सके। इंशाल्लाह उनकी हम और अलग से बात सुनेंगे। तुफैल फारूकी साहब ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छी मिसाल दी महाराष्ट्र के ताल्लुक से, और यहाँ के नमक खाने के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि नमक की वफादारी करनी चाहिए। आरिफ अलवी साहब ने भी बहुत बेहतरीन अपनी बातें रखी, उन्होंने शरद पवार के वो एक्साइज ड्यूटी वाले मामलात को बताया, और परवेज खान साहब ने भी बड़ी मुदल्लल बात की और अपील की तमाम लोगों से। इन सभी लोगों ने आवाम से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग के दिन बाहर निकलें, घर में ना बैठें, इसको एक त्यौहार की शक्ल में लें। जिस तरह से ईद बकरीद में हम तमाम कामकाज बंद करके अपने लोगों से मिलने जाते हैं, तो अपना वोट भी दें और अपने रिश्तेदारों का और पास पड़ोस में जो लोग हैं उनका भी वोट दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन तमाम शुरका का भी मैं अपने हालात अखबार की तरफ से, हालात न्यूज़ चैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।